नमस्कार दोस्तों। देखिए, वैसे तो अभी छुट्टियां चलने के कारण मैं बाहर था, लेकिन कल हिंदी के विशेष प्रकार के इसी तरह के विचार जब मैंने अपलोड किए तो आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों ने बार बार लिखा कि वो हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकते हैं। तो एसएसटी के लिए भी, हालांकि स्टूडेंट्स ने तो अन्य सब्जेक्टों के लिए भी लिखा है, पर मैं बाहर हूँ इसलिए सबका संभव नहीं है। सामाजिक अध्ययन का मैंने मेरी स्मृति के आधार पर कुछ खास विचार क्या हो सकते हैं जो आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं वो तैयार किए हैं, और वो मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो के माध्यम से प्रेषित कर रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट ने ये भी लिखा था कि सामने आकर बोलते हुए जब दिखते हैं तो ज़्यादा अच्छा समझ में आता है, लेकिन दोस्तों मैं बाहर हूँ, संसाधनों का अभाव है, और इसीलिए लिखी हुई सामग्री आपके पास पहुँच जाए ताकि आप बाद में भी उसको पढ़ करके भी समझ पाएँ। इस वजह से मैं इसी तरह से एक बार फिर, जैसे कि हिंदी में आपने देखा, प्रयास कर रहा हूँ। और ये मेरा केवल और केवल ये प्रयास है कि आप लोगों को इससे अगर 2-3 प्रश्नों की भी मदद मिलती है तो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। मैं ये नहीं कहता दोस्तों कि इनमें से कुछ प्रश्न परीक्षा में आपको पूछे जा सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि सामाजिक अध्ययन के जो मेथड्स आपके दिए हुए हैं वो सब एक बार आपके रिवाइज हो जाएंगे, और ख़ास खास बिंदु उसमें क्या क्या आपको जो है ध्यान में रखने चाहिए वो आपके माइंड में आ जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के इन विचारों की। और पहला जो विचार आपके लिए है दोस्तों वो है, सबसे पहले मनुष्य केवल ईश्वर एवं प्रकृति का अध्ययन करता था। पहली बार ईस्वी पूर्व 5वीं सदी में यूनानी दार्शनिक सुकरात ने कहा था कि मनुष्य को मनुष्य का भी अध्ययन करना चाहिए। मनुष्य को मनुष्य का भी अध्ययन करना चाहिए, ये पहली बार सुकरात ने कहा था। दोस्तों, सुकरात एक अनपढ़ व्यक्ति थे, उसके बावजूद भी उस व्यक्ति ने दर्शन के क्षेत्र में इतना बड़ा मुकाम हासिल किया था कि हज़ारों उनके अनुयायी थे, और वो अपने अनुयायियों के साथ में जो तरीके अपनाते थे सीखने सिखाने के, उनमें प्रश्नावली, समस्या समाधान, वाद विवाद जैसी विधियों का विशेष विचार उन्होंने जो है दिया था। तो तब से लेकर आज तक दोस्तों हम विधियों के क्षेत्र में इन विधियों का जब उपयोग करते हैं तो सुकरात को ज़रूर याद करते हैं। दोस्तों, सुकरात के विचारों से ही मानव का अध्ययन शुरू हुआ, और इस दिशा में आगे जो कार्य हुआ वो किया गया इनके शिष्य प्लेटो के द्वारा। दोस्तों, सुकरात के शिष्य थे प्लेटो नामक यूनानी दार्शनिक सुकरात के शिष्य थे, जिन्होंने कहा था ईश्वर, प्रकृति और मनुष्य आपस में इस प्रकार से बंधे हैं कि इनको अलग नहीं किया जा सकता। यानी इन्होंने इनके बंधन के बारे में बताया था कि इस प्रकार से आपस में जुड़े हुए हैं कि इनको अलग करना संभव नहीं है। और इन्होंने प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी थी, जिसमें काफ़ी पुस्तकें थी, उनमें से रिपब्लिक एवं लॉज इनकी प्रमुख चर्चित पुस्तकें रही है। रिपब्लिक इन्होंने जो है युवावस्था में लिखी थी, और लॉज इन्होंने वृद्धावस्था में लिखी थी। दोनों के विचारों में बड़ा अंतर देखा गया है। निगमन, संश्लेषण और व्याख्यान इनकी प्रमुख विधियां रही है। निगमन, संश्लेषण और व्याख्यान जैसी प्रमुख विधियों का विचार भी जो है प्लेटो के द्वारा दिया गया। तो दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है कि प्लेटो ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था आत्मा ही परमात्मा है। इन्होंने कहा था नाभि से निकलने वाली तृष्णा, हृदय से निकलने वाले भाव और मस्तिष्क से निकलने वाले विचारों को मिलाकर के हम आत्मा कहते हैं, और वही अपने आप में एक परमात्मा का स्वरूप है। दोस्तों, नेक्स्ट विचार है इनके शिष्य अरस्तु का। प्लेटो के शिष्य थे दोस्तों अरस्तु, जो कि मकदूनिया के रहने वाले थे, और आपने सुना होगा सिकंदर महान के भी ये गुरु रहे हैं, जिन्होंने दर्शन के क्षेत्र में कार्य करते हुए आत्मा का अध्ययन शुरू किया था। और इनके द्वारा बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई, उनमें से पॉलिटिक्स और डी एनिमा जैसी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। इन्होंने आगमन विश्लेषण जैसी विधियों को प्रदान किया। तो दोस्तों, सुकरात के बाद में प्लेटो, प्लेटो के बाद में अरस्तु, ये तीनों क्रमशः गुरु शिष्य परंपरा के महान दार्शनिक थे, और दोस्तों इन्हीं के कार्यों से सामाजिक अध्ययन जैसी विषय वस्तु का आगमन हुआ था। दोस्तों, नेक्स्ट है, अरस्तु ने कहा था मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अरस्तु ने कहा था मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहना पसंद करता है। रीट की परीक्षा में एक बार ऐसा प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है, किसने कहा था मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो फिर आपको ध्यान में रखना, पूछा जा सकता है। अरस्तु ने 500 से अधिक पुस्तकें लिखी थी, और दोस्तों इनके लिए कहा जाता है कि इनके द्वारा जो भी कार्य किया गया वो सामाजिक विज्ञानों के जन्म के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहा। इसलिए अरस्तु के कार्यों के बाद ही सामाजिक विज्ञानों का जन्म हुआ। विशेष रूप से अरस्तु के काल से लेकर के 19वीं सदी तक के दौर में केवल और केवल वयस्क लोगों को ही सामाजिक विज्ञान पढ़ाए जाते थे, छोटे बालकों को नहीं पढ़ाए जाते थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे विचार बदला,
और सबसे पहले नंबर पर दोस्तों ब्रिटेन ने इसके लिए प्रयास शुरू किए। तो वर्तमान सामाजिक विज्ञान की शुरुआत ब्रिटेन देश के कार्यों से हुई, जहां सबसे पहले 19वीं सदी में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और शास्त्र को मिलाकर इसकी विषय वस्तु को सम्मिलित करते हुए सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु बनाई गई। और पहली बार ब्रिटेन ने ऐसा विचार दिया कि छोटे बालकों को भी सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु पढ़ाई जानी चाहिए। दोस्तों इसके बाद में देखिए, अमेरिका दुनिया का पहला ऐसा देश बना जहां 1892 ईस्वी में सामाजिक विज्ञान को प्रारंभिक शिक्षा के विद्यालयों में पढ़ाया जाने लगा। यानी अमेरिका दुनिया का पहला ऐसा देश था जहां 1992 ईस्वी में सामाजिक विज्ञान को प्रारंभिक शिक्षा के विद्यालयों में पढ़ाए जाने की शुरुआत की गई और समन्वित विषय के रूप में इसको स्वीकारा किया गया। इसका मतलब ये हुआ कि वर्तमान समय के अंदर जो है सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु एक एकीकृत समन्वित विषय के रूप में सम्मिलित की जाने वाली या पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु है। तो आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले सामाजिक अध्ययन का विचार कहाँ आया, तो आपको ब्रिटेन करना है। और 19वीं सदी में इसी तरह से पढ़ाने की बात है सबसे पहले तो 19वीं सदी में 1892 ईस्वी में अमेरिका दुनिया का पहला देश था जहाँ पर इसको पढ़ाया गया। दोस्तों सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु में 4 प्रमुख विषय थे जो अभी हम देख रहे थे, लेकिन बाद में कमेटी ऑफ 10 की सिफारिशों से 1911 ईस्वी में इसमें समाजशास्त्र भी जोड़ा गया, क्योंकि समाज का अध्ययन किया जा रहा था लेकिन समाज शास्त्र को उसमें शामिल नहीं किया गया था। तो थोड़ा ऐसा लग रहा था कि सामाजिक अध्ययन ये प्रॉपर नहीं है, इसलिए 1911 ईस्वी में कमेटी ऑफ 10 की सिफारिशों से इसमें समाजशास्त्र को जोड़ा गया। सामाजिक विज्ञान में समाजशास्त्र सम्मिलित हुआ। वर्तमान समय में दोस्तों इसमें दर्शन की विषय वस्तु को भी पढ़ाया जाता है, तो दर्शन भी सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु का एक पार्ट है। नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना दोस्तों, भारत देश में अंग्रेज़ों के ज़माने में 1916 ईस्वी में सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तुओं का आगमन हुआ। भारत देश में अंग्रेज़ों के ज़माने में 1916 ईस्वी में सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तुओं का आगमन हुआ और 1921 ईस्वी में इसके लिए एक समिति बनाई गई तथा इस समिति के द्वारा हमारे यहाँ पर सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु के विकास के लिए विशेष कार्य करने और इसके द्वारा किए गए कार्यों सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु में विकास होने की कई संभावनाएं देखी गई थी। दोस्तों 9वें नंबर पर देखिए, सामाजिक विज्ञान के विकास के लिए 1934 ईस्वी में इंडियन सोशल स्टडीज़ कमीशन का गठन किया गया था और ये जो कमीशन बनाया गया था जिसके कार्यों से सामाजिक विज्ञान की विशेष प्रगति हुई, यानी सामाजिक विज्ञान की विशेष प्रगति के लिए 1934 के इस विशेष कमीशन को जिम्मेदार माना जाता है। इसके बाद में दोस्तों सामाजिक अध्ययन को अनिवार्य विषय बनाने के लिए मुदालियर आयोग ने काम किया। देखो देश की आज़ादी के बाद में 1948 में राधाकृष्ण आयोग बना था, उसके बाद में 1952-53 में माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालियर आयोग बना था लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में। इन्होंने सबसे पहले अपना विचार दिया था कि सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु को अनिवार्य किया जाना चाहिए और प्रारंभिक कक्षाओं में पढ़ाया जाना चाहिए। इसके कार्यों से ही 1955 से सभी विद्यालयों के लिए इसकी शुरुआत कर दी गई और तब से लेकर आज तक सामाजिक अध्ययन को एक विषय के रूप में अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आपको ऐसा पूछा जा सकता है कि सामाजिक अध्ययन का शैशव काल या विकास काल भारत में क्या रहा, तो 1916 से लेकर के मुदालियर आयोग के बीच के जो कार्य थे या आज़ादी के बीच के कार्य थे ये सामाजिक अध्ययन के शैशव काल के रूप में विकास काल के रूप में जाने जाते हैं, तो वो भी आपको स्मरण रखना है। 11 नंबर पर देखिए दोस्तों, कोठारी आयोग की सिफारिशों में तय किया गया था कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के रूप में और उच्च प्राथमिक स्तर पर स्वतंत्र विषय के रूप में पढ़ाने की व्यवस्था लागू की जाए। यानी कोठारी आयोग जो था ये 1964 से 66 तक इसने काम किया और इस आयोग ने जो है ये जो आयोग था इस आयोग के अध्यक्ष थे दौलत सिंह कोठारी। इन्होंने लक्ष्मण स्वामी आयोग जो था मुदालियर आयोग उसकी सिफारिशों को और आगे बढ़ाने का काम किया और कहा कि निश्चित रूप से सामाजिक अध्ययन को पढ़ाना चाहिए लेकिन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के रूप में और उच्च प्राथमिक स्तर पर स्वतंत्र विषय के रूप में इसको लागू करना चाहिए। दोस्तों B.S. ब्लूम के द्वारा जो टैक्सोनॉमी दी गई है वो भी आपसे पूछी जा सकती है। B.S. ब्लूम ने सबसे पहले 1956 ईस्वी में शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण दिया था जिनके अनुसार भावात्मक, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक प्रकार थे, यानी ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक प्रकार से इन्होंने इनका उल्लेख किया था। हालांकि इन्होंने जो है ज्ञानात्मक का वर्गीकरण भी किया था, आगे हम देखेंगे ज्ञानात्मक का वर्गीकरण किस रूप से किया था और किस किस ने भावात्मक, क्रियात्मक का वर्गीकरण किया था। नेक्स्ट देखिए, प्रायोजना विधि की शिक्षा में शुरुआत किलपैट्रिक के द्वारा की गई थी। प्रायोजना विधि जो है इसकी अमेरिकी विद्वान किलपैट्रिक ने शुरुआत की थी शिक्षा में 1918 ईस्वी में। 1918 ईस्वी में इन्होंने जो है अपना दी प्रोजेक्ट मेथड एक रिसर्च दिया था
उसके आधार पर इन्होंने जो है 1918 ईस्वी में इसको शिक्षा में स्थापित किया। दोस्तों, प्रायोजना विधि को शिक्षा में स्थापित करते हुए किलपैट्रिक ने कहा था कि प्रायोजना जो है एक पूर्ण सामाजिक वातावरण में होने वाला उद्देश्यपूर्ण कार्य है। यानी कि प्रायोजना की परिभाषा इन्होंने दी एक उद्देश्यपूर्ण कार्य के रूप में, जो कहाँ पर हो सकता है, पूर्ण सामाजिक वातावरण में। दोस्तों, ये भी अपने को ध्यान रखना है कि इसका विचार जॉन डेवी ने दिया था, यानी शिक्षा में स्थापित करने वाले किलपैट्रिक थे, लेकिन इसका विचार देने का श्रेय जाता जॉन डेवी को। सबसे पहले अमेरिका में पोल्ट्री फार्म या औद्योगिक क्षेत्र में जो है प्रायोजना विधि का उपयोग होने लगा था। प्रायोजना का मतलब होता है योजना बना करके काम करना। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रायोजना विधि आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखना, यहाँ से प्रश्न जरूर आएगा परीक्षा में। प्रायोजना विधि में 6 सोपान होते हैं और इसमें अभ्यास का, प्रेक्षण का एवं क्रियाशीलता का सिद्धांत लागू होता है। यानी 6 सोपान होते हैं इसमें, और इन 6 सोपानों के माध्यम से जब प्रायोजना का उपयोग करते हैं तो इसमें अभ्यास से प्रेक्षण यानी अभ्यास के द्वारा सीखना, प्रेक्षण यानी देख करके सीखना, क्रियाशीलता के साथ में सीखना, ये सिद्धांत लागू होते हैं। इस विधि में शिक्षक मार्गदर्शन करता है और शिक्षक के मार्गदर्शन में विद्यार्थियों को योजनाएं बनानी पड़ती है। कई तरह की योजनाएं इसमें बनाई जाती है। एक बालक के लिए भी योजना होती है, बहुत सारे बालकों के लिए भी योजना होती है। तो एकल योजना, सामूहिक योजना, इसी प्रकार से छोटे समय की योजना और बड़े समय की योजना, है ना, लघु योजना, दीर्घ योजना। इसी प्रकार से समस्यात्मक योजना हो सकती है, रचनात्मक योजना हो सकती है, कलात्मक योजना हो सकती है, सृजनात्मक योजना हो सकती है। इस तरह की कई तरह की योजना इसमें बनाई जाती है। इसके बाद में देखिए दोस्तों, समाजीकृत विधि में बालकों को एक साथ सामूहिक रूप से विचार का अवसर दिया जाता है। समाजीकृत विधि में बालकों को एक साथ सामूहिक रूप से विचार विमर्श का अवसर दिया जाता है। ये मानसिक विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधि है। नेक्स्ट है दोस्तों, मस्तिष्क उद्वेलन विधि से आपसे पूछा जा सकता है। मस्तिष्क उद्वेलन विधि का विचार अमेरिकी विज्ञापन निर्माता कंपनी के व्यक्ति एलेक्स ऑसबर्न ने 1950 में दिया था। इसके अनुसार बालकों को ऐसा माहौल प्रदान करने से होता है जिसमें बालक के मस्तिष्क में विचारों का तूफान आने लगे। इन्होंने कहा था कि बालक के मस्तिष्क में इस तरह से विचार पैदा किए जाएं कि उनकी आलोचना वाला केंद्र बंद हो जाए, केवल विचार पैदा हो। किसी भी समस्या को बालकों के सामने प्रस्तुत करने के बाद में बालक बहुत सारे विचार देते हैं। उन विचारों में से किसी उचित विचार को बाद में जो है निष्कर्ष के रूप में प्राप्त किया जाए, लेकिन विचार कितने पैदा होते हैं बालकों के मस्तिष्क में, ये महत्वपूर्ण है। परीक्षा प्रतिमान भी आपके पाठ्यक्रम में आपसे पूछा जा सकता है। परीक्षा प्रतिमान को सबसे पहले भौतिक विज्ञान में सखवाब ने काम में लिया था। परीक्षा प्रतिमान का मतलब एक पूछताछ उपागम से होता है दोस्तों। इसे शिक्षा में स्थापित करने का श्रेय रिचर्ड सचमैन को जाता है। ये नाम ज़्यादातर बार पूछा जाता है कि इसको शिक्षा में किसने स्थापित किया, तो जरूर याद रखें, रिचर्ड सचमैन। इसका उपयोग बालकों के लिए अधिगम विकास उपागम के रूप में किया जाता है। यानी इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, बालकों के अधिगम विकास में योगदान देने वाले उपागम के रूप में किया जाता है। दोस्तों, पर्यटन विधि भी आपके पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पर्यटन विधि को भ्रमण विधि या शैक्षणिक भ्रमण का विचार भी कहते हैं, और इसका विचार सबसे पहले जर्मनी के विद्वान पेस्टोलॉजी ने 18वीं सदी में दिया था। उन्होंने कहा था कि एक बालक को किसी बारे में बताने के बजाय यदि उसको प्रत्यक्ष रूप से दिखाया जाए तो वो ज़्यादा उसके लिए कारगर सिद्ध होती है और लंबे समय तक स्थायी प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करती है। वर्तमान में इस विधि को शिक्षा में स्थापित करने का श्रेय प्रोफेसर रेने को जाता है, जिनके अनुसार विद्यालय चार दीवारी से बाहर शैक्षिक उद्देश्य के लिए बालकों को ले जाना ही या भ्रमण पर ले जाना ही अपने आप में क्या है, भ्रमण या पर्यटन विधि है। दोस्तों, नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान को लेकर के। सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस के अंतर्गत समाज की आवश्यकताओं एवं समाज में हो रहे बदलावों के अध्ययन किया जाता है। यानी समाज की आवश्यकताओं का अध्ययन करते हैं, समाज में हो रहे बदलावों का अध्ययन करते हैं। सामाजिक विज्ञान को कला और विज्ञान के रूप में जाना जाता है। और ये क्यों जाना जाता है, क्योंकि इसमें कौशल के साथ साथ वैज्ञानिक पद्धति का भी प्रयोग किया जाता है, इसलिए कला और विज्ञान है। आधुनिक समय में किसी भी राष्ट्र में सामाजिक परिप्रेक्ष्य के अध्ययन हेतु सामाजिक विज्ञान को माध्यम बनाया गया है। यानी वर्तमान समय में किसी भी राष्ट्र के संदर्भ में यदि सामाजिक परिप्रेक्ष्य को हमें पढ़ना, समझना, सीखना है, जानना, तो उसके लिए सामाजिक अध्ययन उसकी महत्वपूर्ण विषय वस्तु के रूप में एक माध्यम है। तो दोस्तों, ये आप लोगों के लिए सामाजिक विज्ञान क्या है या अध्ययन क्या है, उसको लेकर के कोई व्यवहारिक प्रश्न आ सकता है और इनमें से कोई विकल्प आपका उत्तर हो सकता है, इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए मैंने इस बात को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। दोस्तों, कुछ परिभाषाएं भी आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो ऐसी परिभाषाओं में विश्वकोश के अनुसार सामाजिक विज्ञान वह विषय है जो मानव के विकास से संबंधित और जो मनुष्य के सामाजिक समूह के व्यवहारों का अध्ययन करती है, उसको इन्होंने सामाजिक विज्ञान कहा है। तो कुछ खास परिभाषाएं आपको जरूर ध्यान में रखनी पड़ेगी, क्योंकि कोई न कोई एक परिभाषा जरूर परीक्षा में आ सकती है। दोस्तों, यूएसए परिषद के अनुसार सामाजिक अध्ययन क्या होता है,
तो यूएसए परिषद ने कहा कि सामाजिक अध्ययन मानवीय समाज संगठन तथा विकास से संबंधित है। जेम्स हॉमिंग के अनुसार सामाजिक अध्ययन ऐतिहासिक, भौगोलिक तथा सामाजिक संबंधों तथा अंतर संबंधों का अध्ययन है। एमपी मुफात के अनुसार जीने की कला बड़ी सुंदर कला होती है। जीवन जीना एक सुंदर कला है जो कहाँ से आती है? सामाजिक अध्ययन द्वारा ही प्राप्त होती है। यानी सामाजिक अध्ययन के ज्ञान से ही हम जीवन जीने की कला सीख पाते हैं। दोस्तों ये दिया गया था एमपी मुफात के अनुसार। तो ध्यान रहे आप लोगों को कि ये एक विशेष प्रकार का मुद्दा है कि सामाजिक अध्ययन में परिभाषाएं जरूर आती है। कोई ना कोई परिभाषा जरूर आएगी, तो आपको याद रखना है। दोस्तों ये सामाजिक अध्ययन के बारे में फिर एक महत्वपूर्ण विचार है जो एक एप्लीकेशन वाला प्रश्न बन करके आपके लिए आ सकता है। सामाजिक विज्ञान आधुनिक विश्व एवं सभ्यता को सरल एवं स्पष्ट बनाने में सहायता प्रदान करता है। पूछा जा सकता है सामाजिक अध्ययन का योगदान किस क्षेत्र में है? तो यहाँ पर ध्यान रखना अपने को कि सामाजिक विज्ञान आधुनिक विश्व के बारे में और सभ्यता के बारे में सरल और स्पष्ट बनाने में सहायता प्रदान करता है। साथ ही ये छात्रों को समसामयिक की समस्याओं को समझने में मदद करता है। समसामयिक जो समस्याएं वर्तमान में चल रही हैं उनको समझने में भी मदद करता है। सामाजिक अध्ययन में केवल विषयों का ही योग निहित नहीं है, वरन ये एकीकृत उपागम है। इसमें केवल विषयों का योग नहीं है, बल्कि अपने आप में एक एकीकृत उपागम है। नेक्स्ट है दोस्तों, सामाजिक अध्ययन शिक्षण के लिए एक नवीन आधार एवं दृष्टिकोण प्रदान करता है। सामाजिक अध्ययन को लेकर के फिर एक एप्लीकेशन वाला प्रश्न यहाँ से आ सकता है। सामाजिक अध्ययन शिक्षण के लिए एक नवीन आधार एवं दृष्टिकोण प्रदान करता है। सामाजिक अध्ययन विषय के विभाजन की कठोरता को समाप्त करके ज्ञान की सापेक्षता पर बल देता है। सामाजिक अध्ययन उत्तम नागरिकता के विकास में सहायता प्रदान करके लोकतंत्र को सफल एवं सुरक्षित बनाने में सहायक है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट ये एक महत्वपूर्ण विचार आप लोगों को पूछा जा सकता है, मोटेरेला का विचार, पीएस मोटेरेला का। इन्होंने जो है अपना विचार दिया था सोशल स्टडीज़ स्ट्रेटेजी थ्योरी एंड टैक्टिस में। इन्होंने कहा था सामाजिक अध्ययन को प्रयोगात्मक क्षेत्र के द्वारा संबंधित करना अधिक उचित होगा। यानी यदि सामाजिक अध्ययन को हम प्रयोगात्मक तरीके से काम में लेंगे, उससे संबंधित रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इसमें वैज्ञानिक ज्ञान और नैतिक, दार्शनिक, धार्मिक तथा सामाजिक क्रियाओं के साथ समन्वित किया गया है। यानी इसमें वैज्ञानिक ज्ञान भी है, नैतिकता भी है, दार्शनिकता भी है, धार्मिकता भी है, सामाजिकता भी है। इन सभी क्रियाओं को समन्वित किया जाता है जो निर्णय लेने की प्रक्रिया में नागरिकों के सामने आते हैं। यानी जब भी हमें कोई डिसीजन लेना पड़ता है तो दोस्तों ये सारे पक्ष हमारे नज़रों के सामने आते हैं। निर्णय लेते समय आते हैं, वैज्ञानिकता आती है, नैतिकता आती है, दार्शनिक और धार्मिक सामाजिक भाव आता है। इसको लेकर के मोटेरेला ने अपना विचार दिया। तो ये विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना, पूछा जा सकता है। दोस्तों नेक्स्ट है कुछ और खास परिभाषाएं। जोरेली मेक के अनुसार सामाजिक अध्ययन मानवीय संबंधों का अध्ययन है। यानी सामाजिक अध्ययन में मानवीय संबंधों का अध्ययन होता है। वेस्ले के अनुसार सामाजिक अध्ययन उस विषय सामग्री की ओर इंगित करता है जिनके तथ्य तथा उद्देश्य मुख्य रूप से सामाजिक होते हैं। तो इस तरह से सामाजिक अध्ययन की वेस्ले ने परिभाषा दी है। दोस्तों जेम्स हॉमिंग की परिभाषा हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसलिए एक बार फिर आप इसको देख लेना। सामाजिक अध्ययन ऐतिहासिक, भौगोलिक एवं सामाजिक संबंधों तथा अंतर संबंधों का अध्ययन है। नेक्स्ट दोस्तों जो परिभाषाएं आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण, परीक्षा में पूछे जाने की ज़्यादा संभावना रखती है, दोनों परिभाषाएं जो 26 नंबर पर ए और बी में हमने लिखी है। पहली है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। इन्होंने कहा कि वे अध्ययन जिनकी विषय वस्तु संगठन एवं मानव समाज के विकास तथा सामाजिक समूह के सदस्य के रूप में मनुष्य से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होती है, सामाजिक अध्ययन कहलाती है। या फिर शब्दकोश, शिक्षा शब्दकोश के अनुसार प्रश्न आ सकता है। सामाजिक अध्ययन सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु के वे अंश, विशेषकर इतिहास, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, समाजशास्त्र और भूगोल हैं जो प्रारंभिक और माध्यमिक विद्यालयों के अध्ययन के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। तो दोनों परिभाषाएं विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जरूर इनको एक बार ध्यान में रखना है। दोस्तों इसके बाद में सामाजिक अध्ययन को लेकर के और कुछ खास क्षेत्र हैं जहाँ से प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। और पिछली परीक्षाओं की प्रश्न पत्र उठाकर आप देखेंगे तो जिन 3-4 जगह पर मैंने इस तरह की विशेष बातें लिखी है, ये अवश्य आपको याद रखना है। यहाँ से प्रश्न आता रहा है, फिर घुमा फिरा कर आएगा जरूर। सामाजिक अध्ययन की उपयोगिता को लेकर के क्या ध्यान में रखना, देखो इसके अध्ययन से समाज में हो रहे परिवर्तन को उचित दिशा प्रदान की जाती है। यानी इसका जो अध्ययन करते हैं हम सामाजिक अध्ययन का, ये समाज में जितने भी परिवर्तन हो रहे हैं उनकी उचित दिशा को प्रदान करता है। समाज में व्याप्त समस्त विचारधाराओं के मध्य तुलना करने के लिए भी उपयोगी है। समाज की समस्याओं का पता लगाने के लिए भी उपयोगी है। समाज की समस्याओं के समाधान के लिए भी उपयोगी है। और पूर्व को वर्तमान तथा वर्तमान को भविष्य से जोड़ने के अंदर भी सामाजिक अध्ययन योगदान देता है। यानी आज का बालक जब ये देखता है कि विकास क्या है तो उसको ये समझ में आता है इतिहास पढ़ने से या सामाजिक विज्ञान पढ़ने से कि पहले कुछ नहीं था, समय के साथ में ये विकास हुआ और आगे भी ऐसा होता रहेगा। तो वर्तमान को पूर्व से और वर्तमान को भविष्य से, दोनों से जोड़ने का काम किसका है? सामाजिक अध्ययन का है। समाज के साथ समायोजन करने के लिए भी ये सहायक है।
समाज में कैसे जीना चाहिए सामाजिक प्राणी के रूप में, उसका ज्ञान ये देता है। और राष्ट्रीय नीति के निर्माण में भी सामाजिक अध्ययन महत्वपूर्ण विषय वस्तु है। तो ये सब उपयोगिता है सामाजिक अध्ययन की जो आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों आपको पूछा जा सकता है सामाजिक विज्ञान आधुनिक सभ्यता को स्पष्ट करने वाला विषय है, इस रूप में किस प्रकार से, यानी कैसे ही आधुनिकता को स्पष्ट करता है। तो इसमें आपको एमपी मुफात के विचार विशेष रूप से ध्यान में रखने चाहिए। यहाँ पर देखिए सामाजिक अध्ययन ज्ञान का वह क्षेत्र है जिसके द्वारा आधुनिक सभ्यता को स्पष्ट किया जा सकता है। इसको समझने के लिए हमें एमपी मुफात के शब्दों का ज्ञान रखना है। एमपी मुफात के शब्दों में उल्लेख कर सकते हैं, जैसे सामाजिक अध्ययन ज्ञान का वह विस्तृत क्षेत्र है जो युवाओं को आधुनिक युग की सभ्यता के विकास को समझने में सहायता प्रदान करता है। ऐसा करने के लिए वह अपनी विषय वस्तु को समाज, तकनीक तथा समस्त जीवन से प्राप्त करता है। तो आपको दोस्तों ये विचार प्रश्न के रूप में देकर पूछा जा सकता है कि सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में ये विचार किसके द्वारा दिए गए थे, तो एमपी मुफात के अनुसार दिए गए थे। दोस्तों नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान शिक्षा का आधुनिक दृष्टिकोण क्या है। सामाजिक विज्ञान जो शिक्षा दी जाती है उसका आधुनिक दृष्टिकोण क्या है, यानी वर्तमान समय में सामाजिक अध्ययन का महत्व क्या है। तो दोस्तों सामाजिक अध्ययन शिक्षा के आधुनिक दृष्टिकोण का एक अंश है जिसका ध्येय तथ्यात्मक सूचनाओं को संग्रहित या एकत्रित करने की अपेक्षा मानदंडों, वृत्तियों, आदर्शों तथा रुचियों का निर्माण करना है। यानी कि सामाजिक अध्ययन में वर्तमान के अंदर केवल तथ्य इकट्ठे नहीं करवाए जाते, बल्कि वर्तमान सामाजिक अध्ययन ऐसा बनाया गया है कि केवल तथ्य इकट्ठे नहीं हो, बल्कि मानदंड क्या है, वृत्तियाँ क्या है। वृत्तियों का मतलब लोगों का सोच, विचार, दृष्टिकोण, नज़रिया क्या है और उनके आदर्श क्या है तथा रुचियाँ क्या है, इनको देखा जाए और ये सभी नवीन प्रकार के उनके अंदर पैदा किए जाए। अच्छी रुचियों का निर्माण किया जाए, अच्छे आदर्शों का निर्माण किया जाए, अच्छे मूल्यों का निर्माण किया जाए। यही आधुनिक सामाजिक विज्ञान का दृष्टिकोण है। नेक्स्ट दोस्तों देखिए शिक्षण के लिए नवीन आधार प्रदान करने वाला विषय, इस रूप में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो शिक्षण के लिए नवीन आधार प्रदान करने वाले विषय के रूप में क्या ध्यान में रखना आपको, सामाजिक अध्ययन अपनी विषय वस्तु से आज के जटिल विश्व को सरल एवं स्पष्ट करने के लिए शिक्षण का नवीन आधार प्रदान करता है। यानी कि वर्तमान समय के अंदर जो भी ये विषय वस्तु है ये इस जटिल संसार को आसानी से समझने में योगदान देता है। इसकी पुष्टि करते हुए बाइनिंग ने लिखा है, सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु द्वारा एक ऐसा आधार प्रस्तुत किया जाता है जिसके द्वारा हम अपने छात्रों के समक्ष आज के विश्व को स्पष्ट एवं सरल बना सकते हैं। तो इसके अंदर भी अपना योगदान देता है। इसके बाद में क्षेत्रीय विकास के रूप में सामाजिक अध्ययन परंपरागत विषय नहीं है वरन ज्ञान का क्षेत्र है। ये क्षेत्रीय विकास में योगदान देता है और इसके संबंध में एमपी मुफात ने लिखा कि सामाजिक अध्ययन वह क्षेत्र जो युवाओं को उस ज्ञान तथा क्रियात्मक अनुभव के द्वारा सहायता प्रदान करता है जो मूलभूत मूल्यों, वांछित आदतों, स्वीकृति वृत्तियों तथा उन महत्वपूर्ण कुशलताओं के निर्माण के लिए आवश्यक है जिनको प्रभावशाली नागरिकता का आधार माना जाता है। यानी कि व्यक्ति को प्रभावशाली नागरिक बनाने में सामाजिक अध्ययन विशेष रूप से योगदान देता है। कुल मिलाकर के मनुष्य के विकास में सामाजिक अध्ययन का क्या योगदान है, तो उसकी आदत में, मूल्य में, स्वीकृति में, वृत्तियों में, इन सब के अंदर और कुशलताओं के अंदर ये अपना योगदान प्रदान करता है। इसके बाद में दोस्तों सामाजिक अध्ययन मानव सामाजिक प्राणी के रूप में अध्ययन करता है। सामाजिक अध्ययन मानव का सामाजिक प्राणी के रूप में अध्ययन करता है। इसकी विषय सामग्री मानव समाज के संगठन एवं विकास से संबंधित है। अपने कथन की पुष्टि हम राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान आयोग के शब्दों से कर सकते हैं। तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान आयोग के शब्द हैं कि सामाजिक अध्ययन वह विषय वस्तु है जो मानव समाज के संगठन एवं विकास से संबंधित है और मनुष्य के सामाजिक समूह के सदस्य के रूप में अध्ययन करती है। तो दोस्तों ये भी आपको विचार दिया जा सकता है और पूछा जा सकता है कि ऐसा किसने कहा था। दोस्तों नेक्स्ट है चिंतन को लेकर के भी आपके पाठ्यक्रम में बिंदु दिया हुआ है। तो चिंतन मूलतः स्वलीय और यथार्थ प्रकार का होता है। चिंतन मूलतः स्वलीय और यथार्थ प्रकार का होता है। इसमें से यथार्थ चिंतन का वह रूप जो निश्चित फलदायी होता है, जिसमें गुण दोष को समझते हुए कार्य किया जाता है, विवेचनात्मक या आलोचनात्मक चिंतन कहलाता है। चिंतन समस्या समाधान का माध्यम है। चिंतन क्या है? समस्या समाधान का एक माध्यम है। यानी कि किसी भी समस्या के समय व्यक्ति चिंतन करता है, उससे उसको समाधान की प्राप्ति होती है। जैसे कि हम्प्रे नामक विद्वान ने लिखा है, चिंतन का जन्म समस्या के समय होता है, क्योंकि समस्या के समय प्राणी को लक्ष्य का रास्ता नज़र नहीं आता, इसलिए वो चिंतन से समस्या का समाधान खोज लेता है। दोस्तों नेक्स्ट है वह चिंतन जिसमें तर्क का उच्चतर रूप पाया जाता है। तर्क का उच्चतर रूप पाया जाता है एवं किसी भी समस्या के समाधान हेतु उपयोगी साबित होता है, यानी निश्चित रूप से समाधान मिलता ही है। ऐसे सार्थक चिंतन को मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से तर्कणक कहा जाता है। यानी इस प्रकार के चिंतन को मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से तर्कणक कहा जाता है। रोज के अनुसार चिंतन एक मानसिक गत्यात्मक क्रिया है जो समस्या समाधान के लिए उपयोगी है। ये विचार भी आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों
वह शिक्षण सहायक सामग्री जिसका उपयोग किसी दूसरे फलक पर आरोपित करते हुए किया जाता प्रक्षेपी सामग्री कहलाती है, जैसे प्रोजेक्टर। यानी जब किसी विषय वस्तु को किसी दूसरे फलक पर आरोपित करें और फिर उसके बाद में छोटी से बड़ी या विस्तारित करके उसको देखें और वहाँ इस तरह से किसी सामग्री का उपयोग हो, तो इस तरह की सहायक सामग्री प्रक्षेपी सामग्री कहलाती है। जबकि जिसका उपयोग सीधा किया जाता है उसे अप्रक्षेपी कहते हैं, जैसे पुस्तक। यानी किताब को हम कहीं प्रक्षेपित नहीं करते बल्कि उसी में पढ़ना पड़ता है, तो वो दृश्य सामग्री के रूप में या अप्रक्षेपी सामग्री के रूप में सामग्री होती है। इसके बाद में नेक्स्ट है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक स्वतंत्र चर कहलाता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो होती है उसमें शिक्षक जो होता है दोस्तों वो स्वतंत्र चर कहलाता है, बालक आश्रित चर कहलाता है, विषय वस्तु मध्यस्थ चर कहलाती है। ये तीनों याद रखने पूछे जा सकते हैं आपको, किसको आश्रित चर कहते हैं, किसको स्वतंत्र कहते हैं, किसको मध्यस्थ कहते हैं। दोस्तों शिक्षक वर्तमान शिक्षा प्रणाली में सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करता है। आपको ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि वर्तमान समय में शिक्षक का स्वरूप है, तो सुविधा प्रदाता के रूप में है और बाल केंद्रित विधियों का उपयोग करना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट है, एनसीएफ 2005 को लेकर के भी आपसे पूछा जा सकता है। एनसीएफ 2005 के अनुसार मूल्यांकन प्रणाली में गतिविधि आधारित कार्यों को शामिल किया जाना होता है, जबकि प्राथमिक कक्षाओं में सीसी की व्यवस्था आरटी 2009 के अनुसार लागू किया गया है। यानी एनसीएफ के अनुसार मूल्यांकन प्रणाली में गतिविधि आधारित कार्यों को शामिल किया जाना होता है, जबकि प्राथमिक कक्षाओं में सीसी की व्यवस्था आरटी 2009 के अनुसार लागू की गई है। इसी प्रकार से दोस्तों नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है, मूल्यांकन के लिए 4 प्रकार की प्रश्नावली अपनाई जाती है। 4 तरह की प्रश्नावली होती है मूल्यांकन के लिए। बंद प्रश्नावली, बंद प्रश्नावली का मतलब होता है दोस्तों जिसके उत्तर या तो खाली स्थान में देने होते हैं या 4 विकल्पों में से देना होता है, या मिलान करने वाले होते हैं, या एक शब्द वाले उत्तर होते हैं, या सही गलत वाले उत्तर होते हैं। ऐसी प्रश्नावली जिसमें बालक अपनी अभिव्यक्ति नहीं दे सकता, बाकी बहुत कम प्रकार से दिए हुए पहले से विकल्पों या किसी शब्द के आधार पर ही जवाब देना होता है, तो वो बंद प्रश्नावली होती है। खुली प्रश्नावली वो होती है जिसके अंदर लोगों को जो है अपने जवाब देने पड़ते हैं, यानी कि जिसमें लघुत्तरात्मक या निबंधात्मक प्रश्न होते हैं और वहाँ पर व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, वो खुली प्रश्नावली होती है। चित्रित प्रश्नावली होती है जिसमें चित्रों का नामांकन करना हो सकता है, चित्रों की पूर्ति करना हो सकता है, चित्रों का वर्णन करना हो सकता है। मिश्रित प्रश्नावली के अंदर ये तीनों विशेषताएं पाई जाती है। कुछ प्रश्न बंद प्रश्नावली के हो सकते हैं, कुछ खुली प्रश्नावली के हो सकते हैं और कुछ चित्र हो सकते हैं, उसको हम बोलते हैं मिश्रित प्रश्नावली। नेक्स्ट है दोस्तों, बीएस ब्लूम के द्वारा किए गए ज्ञानात्मक उद्देश्यों के वर्गीकरण में इसके 6 पक्ष जो बताए हैं, पद बताए हैं, वो कौन कौन से इन्होंने बताए? ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण एवं मूल्यांकन। ये 6 पद इन्होंने बताए हैं जो आपको ध्यान रखने पूछे जा सकते हैं, जिसमें मूल्यांकन सर्वोच्च पद होता है। हमेशा ध्यान रखना है कि विभिन्न प्रकार के जो वर्गीकरण इसमें दिए गए, जिसमें अंतिम पद जो होता है वो हमेशा क्या होता है? सबसे सर्वोच्च पद होता है। इसके बाद में नेक्स्ट है, बीएस ब्लूम के ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण जो किया 1956 में किया था। कर्थवाल, ब्लूम व मसीहा ने 1964 में भावात्मक पक्ष का, जबकि सिम्पसन ने 1969 में क्रियात्मक पक्ष का विस्तृत वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण किसने किया, क्रियात्मक पक्ष का वर्गीकरण किसने किया। दूसरा ये भी आपको ध्यान रखना दोस्तों, ज्ञानात्मक पक्ष का मतलब ये अवबोध के आधार पर, बुद्धि के आधार पर है, जो आदमी की बौद्धिक क्षमताएं होती है उसके आधार पर वर्गीकरण है। भावात्मक का मतलब व्यक्ति के जो भाव होते हैं, संवेदना होती है, उसके आधार पर है। और क्रियात्मक का मतलब शारीरिक मानसिक क्रियाओं के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, फ्रीमैन के अनुसार उपलब्धि परीक्षण के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो फ्रीमैन ने कहा कि उपलब्धि परीक्षण ऐसा परीक्षण है जिसके द्वारा कोई विशिष्ट विषय या विषयों के समूह में अर्जित किए गए ज्ञान, बोध या कौशल को मापा जाता है तथा इसके द्वारा समस्यात्मक बालकों की पहचान की जाती है। तो ये परिभाषा आपको ध्यान में रखना उपलब्धि परीक्षण की। उपलब्धि परीक्षण के बारे में आपको पता है, हिंदी मेथड्स के साथ में मैंने इसको बताया था आप लोगों को। फिर एक बार ध्यान रखना, उपलब्धि परीक्षण में किसी समस्यात्मक बालक की पहचान की जाती है। इसके बाद में दोस्तों, मानकीकृत और अमानकीकृत परीक्षण, इस तरह के प्रश्न कई बार आ जाते हैं। तो मानकीकृत क्या होता है ये हमें ध्यान रहे, और इसके विपरीत जब हम बात करेंगे तो अमानकीकृत हो जाएगा। तो मानकीकृत परीक्षण में छात्र समान निर्देशों एवं समय की समान सीमाओं के अंतर्गत समान प्रश्नों और अनेक प्रश्नों का जवाब देता है। इसका निर्माण विशेषज्ञों के द्वारा किया जाता है, यानी किसी निश्चित नियम या मानक के आधार पर होने वाले किसी भी परीक्षण को मानकीकृत कहते हैं। और ऐसा परीक्षण जिसमें निश्चित नियम और मानक नहीं होते उसको अमानकीकृत कहते हैं। मानकीकृत परीक्षण विश्वसनीय होते हैं और अमानकीकृत विश्वसनीय नहीं होते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, ये भी विचार आपसे पूछे जा सकते हैं। ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन के अनुसार उपचारात्मक शिक्षण वास्तव में उत्तम शिक्षण है। उपचारात्मक शिक्षण वास्तव में उत्तम शिक्षण है।
जो छात्र को अपनी वास्तविक स्थिति का ज्ञान प्रदान करता है और जो सुप्रेरित क्रियाओं द्वारा उसको अपनी कमजोरियों के क्षेत्र में अधिक योग्यता की दिशा में अग्रसर करता है। यानी कि एक बालक जो होता है उसकी कमजोरियों को बताते हुए उसको सही योग्यता की दिशा में ले जाना, या यूँ कहें कि समस्यात्मक बालक में जब निदानात्मक परीक्षण के द्वारा ये देख लिया जाता है कि कौन से कारणों से वो अपना अधिगम नहीं कर पाया था, उन कारणों को दूर करते हुए दोबारा से उसको शिक्षण कार्य करवाते हुए आवश्यक सीमा तक अधिगम करवाना ही उपचारात्मक शिक्षण होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, ये आपसे पूछा जा सकता है, एनसीईआरटी द्वारा विकसित दस्तावेज सीखने के प्रतिफल, जिससे प्रारंभिक स्तर के पाठ्यक्रम के विषयों के अनुसार कक्षावार विषयवार सीखने के प्रतिफलों का निर्धारण किया जाता है। इसके लिए राजस्थान में एनसीईआरटी उदयपुर ने 2 पुस्तकें प्रकाशित की है। तो दोस्तों, एनसीईआरटी ने सबसे पहले सीखने के प्रतिफल नामक दस्तावेज प्रस्तुत किया था वर्ष 2017 में। उसके आधार पर कक्षावार विषयवार सीखने के प्रतिफलों का निर्धारण किया जाना होता है, और इसके लिए राजस्थान में एनसीईआरटी उदयपुर जो है इसके द्वारा 2 पुस्तकें प्रकाशित की गई थी, पहली से 5वीं क्लास तक के लिए अलग और छठी से 8वीं क्लास तक के लिए अलग। दोस्तों, ये भी ध्यान रखें कि ये पहले केवल प्रारंभिक शिक्षा के लिए ही थे, वर्तमान में इनको जो है माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए भी बना दिया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, सीखने के प्रतिफल न केवल प्रत्येक कक्षा के लिए सीखने पर ध्यान केंद्रित करना है। यानी सीखने के प्रतिफल का मतलब केवल ये नहीं है कि प्रत्येक बालक को सीखने के ऊपर उनका ध्यान केंद्रित करना, बस वहीं तक सीमित हो, ऐसा नहीं है, बल्कि इनका उपयोग कहाँ पर होता है दोस्तों? अभिभावक, संरक्षक, समुदाय के सदस्यों एवं अधिकारियों को विद्यालयों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने में सहयोग करते भी हैं। यानी उन लोगों को भी इससे संबंधित सूचना मिलती रहती है, जिससे कि सही प्रकार की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के संदर्भ में जो है इनका उपयोग किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है दोस्तों, एनसीईआरटी के द्वारा प्रारंभिक शिक्षा के लिए 2017 में, देखो अभी मैंने बताया भी था आपको कि एनसीईआरटी ने प्रारंभिक शिक्षा के लिए तो ये दस्तावेज 2017 में प्रस्तुत किया था, और 2019 में माध्यमिक शिक्षा के लिए भी इस दस्तावेज को दिया गया है। यानी अब वर्तमान समय के अंदर प्रारंभिक और माध्यमिक दोनों ही क्षेत्र के शिक्षाओं के विद्यालय होते हैं। उन विद्यालयों के बालकों के लिए कक्षावार और विषयवार अधिगम के प्रतिफलों के लिए निर्धारण या वास्तविक मानदंड क्या हो सकते हैं वो तय कर दिए गए हैं। ये दोनों का वर्ष ध्यान रखना है। एनसीईआरटी के द्वारा दोनों के लिए किया गया, 2017 में प्रारंभिक शिक्षा के लिए और 2019 में माध्यमिक शिक्षा के लिए। नेक्स्ट दोस्तों, ध्यान रखना आपको, सीखने के प्रतिफल का उद्देश्य आरटी 2009 की क्रियान्विति के अंतर्गत बच्चों के सीखने की गुणवत्ता को बढ़ाना है, बालकों की निरंतर होने वाली प्रगति को जांचने के लिए मानदंड तय करना तथा उनका सर्वांगीण विकास करना है। सीखने के प्रतिफल का उद्देश्य आरटी 2009 की क्रियान्विति के अंतर्गत बच्चों के सीखने की गुणवत्ता को बढ़ाना है, बालकों की निरंतरता को बनाए रखना है, और निरंतरता के साथ साथ उनकी प्रगति जो होती है निरंतर रूप से उसकी जांच के मानदंड तय करना, और इनका सबसे मूल उद्देश्य होता है उनके सर्वांगीण विकास का। तो इनके लिए आरटी 2009 के जो उद्देश्य थे उनकी पूर्ति सीखने के अधिगम प्रतिफल से संभव हो पाई है। नेक्स्ट है, आरटी 2009 की धारा 29 में मूल्यांकन प्रणाली विकास एवं पाठ्यक्रम निर्धारण का विचार किया गया है। यानी कि आरटी की धारा 29 है जिसमें मूल्यांकन प्रणाली विकास और पाठ्यक्रम विकास पर विचार किया गया है। दोस्तों, यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि इस धारा के अंदर संविधान में प्रतिष्ठापित मूल्यों के साथ सामंजस्य करते हुए बालक के सर्वांगीण विकास पर विचार दिया गया है। यानी कि इसके अंदर यह भी विचार दिया गया कि बालक का जो है संविधान में जो मूल्य तय किए गए हैं उन मूल्यों को ध्यान में रखते हुए सामंजस्यपूर्ण तरीके से बालक का विकास होना चाहिए। दोस्तों, 49 नंबर पर देखिए, खोज विधि, अन्वेषण विधि, अनुसंधान विधि, ह्यूरिस्टिक विधि एक ही विधि है, ये अलग अलग नामों से जानी जाती है। इसके जनक H.E. आर्मस्ट्रांग है। बहुत बार ये प्रश्न परीक्षा में आता रहा तो फिर आ सकता है। तो इसके जनक हैं H.E. आर्मस्ट्रांग, हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग। इस विधि में बालक को कम से कम बताया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा बालक से जानने का प्रयास किया जाता है। हर्बर्ट ने ये विचार दिया था कि एक ऐसी विधि होती है खोज विधि जिसमें बालक को कम से कम बताया जाता है और अधिक से अधिक बालक से जानने का प्रयास किया जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में आनुभाविक साक्ष्य का उपयोग करते हुए प्राचीन अनुभव के अनुसार नवीन विचार के ग्रहण में योगदान प्राप्त किया जाता है। यानी सामाजिक विज्ञान में एक छोटा सा बिंदु आपके आनुभाविक साक्ष्य, उसका मतलब होता है कि हम प्राचीन अनुभव जो होते हैं वो एक साक्ष्य के रूप में काम करते हैं और उनके आधार पर हम नवीन प्रकार की ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। दोस्तों, इसी के साथ में सामाजिक अध्ययन के लिए जो मैं आप लोगों के लिए कर सकता था अभी यहाँ पर एक विकल्प के रूप में वो मैंने प्रस्तुत किया, और जहाँ तक मुझे भरोसा, मैंने काफ़ी सोच समझ करके और कई घंटों की मेहनत के बाद में आप लोगों के लिए ये मेरी स्मृति में जो था उसके आधार पर प्रस्तुत किया है। मैं ये नहीं कहता कि कितनी आपकी मदद करेगा, लेकिन इतना भरोसा मुझे अपने ईश्वर पर और डी कल्याण महाराज पर, दूसरा अपने कार्यों पर
कि निश्चित रूप से ये आपकी मदद करेगा और काफ़ी कुछ जो है इसमें से आपको सहयोग मिलेगा। दोस्तों कम से कम आपका रिवीजन जो है वो निश्चित रूप से इससे हुआ होगा। बाकी आप कैसा महसूस कर रहे हैं इसको लेकर के आप ज़रूर कमेंट में लिखें। दोस्तों साथ ही साथ में आप लोगों के सहयोग से इस चैनल को जो उन्नति मिल रही है वो आप लोगों का प्रेम है। आप लोगों के द्वारा फिर से इसको बार बार लाइक करना, शेयर करना, ये इस चैनल की प्रगति का सूचक है। उम्मीद करता हूँ आगे भी इसी प्रकार से आप इनको शेयर करते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात ये दोस्तों कि जब आप लोग ये लिखते हैं कि आपको ये सब कुछ अच्छा लगा, तो फिर दोबारा से आप लोगों के लिए कुछ नया बनाकर डालने की इच्छा पैदा होती है। एक शिक्षक से कितना आप ले सकते हैं उसके लिए आप खुद जिम्मेदार होते हैं। आप खुद कितना उसको अपनी तरफ से मोटिवेट करते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को मोटिवेट की आवश्यकता होती है। और हर व्यक्ति जब मोटिवेट होता है, मोटिवेशन उसको प्राप्त होता है, तो निश्चित रूप से उस दिशा में वो काम करता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरे ये प्रयास आप लोगों के निश्चित रूप से जो उपयोग में आएंगे। और दोस्तों इसी तरह से आप जुड़े रहें। भविष्य में भी जब जब मेरी मदद की आवश्यकता पड़ेगी, जितना मैं कर पाऊँगा ज़रूर आप लोगों के लिए करूँगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप बेहतर तरीके से अपनी परीक्षा में अच्छे रिजल्ट के साथ में उत्तीर्ण हों। इसके साथ में अभी आपका धन्यवाद।